तो देखो जरा, ये 3 कार्ब कैटाइन बने हुए हैं, 4 मेंबर्ड प्लस 4 मेंबर्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे 4 मेंबर्ड अलॉन्ग विथ 3 मेंबर्ड, और यहाँ पॉजिटिव है 5 और यहाँ पॉजिटिव। इनको रीअरेंज करना है। ये 3 कार्ब कैटाइन फाइनली किस में रीअरेंज होंगे, ये हमें चेक करना है। मतलब क्या ये मोस्ट स्टेबल है या कब, या इनमें अभी रीअरेंजमेंट होगा, ये चेक करना है। एक बार अटेम्प्ट करो। देखो जरा, फर्स्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो बेटा, समझो जरा। ये अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी 3 डिग्री कार्ब कैटाइन है। क्यों? इससे देखो, इससे इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड है, तो दिस इज ऑलरेडी 3 डिग्री। अब हाइड्रोजन मिथाइल ये सब शिफ्ट करके तो काम नहीं बनने वाला है। बट यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त कंडीशन है कि आप इस 4 मेंबर्ड रिंग से अटैच्ड कार्बन पे प्लस है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिंग एक्सपेंशन। तो देखो जरा, रिंग एक्सपेंशन कैसे करेंगे। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है, और रिंग एक्सपेंशन में मैंने क्या सिखाया था, ये कुछ ऐसा है। क्या बताया था कि जिस रिंग को एक्सपेंड करना है, देखो ये रिंग एक्सपेंड होगी। क्यों? इससे अटैच्ड कार्बन पे प्लस है, तो जिस उस बॉन्ड को छोड़ दो जिस पे प्लस है, दूसरा बॉन्ड तोड़ दो, और प्लस के पास वाले को प्लस दे दो और दूर वाले को माइनस। कुछ ऐसा होगा बेटा। बोलो, ये बात समझ आई? यहाँ तक कोई तकलीफ? उसके बाद इसको अगर आप सीधा कर लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। और अब अगर आप ढंग से देखोगे तो फिर रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है। इस 4 मेंबर्ड रिंग से जुड़े हुए कार्बन पर प्लस है, 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर जुड़े हुए कार्बन पर प्लस है, तो इसका एक्सपेंशन होगा। इसके एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे, ये 4 मेंबर्ड रिंग ये 4 मेंबर्ड रिंग, सॉरी दिस इज 5 मेंबर्ड, और यहाँ प्लस है। अब क्या करना होता है, इस बॉन्ड को छोड़ दो, फिर इसका ये या ये कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, और दूर वाले बॉन्ड को प्लस से जोड़ दो, और पास वाले टर्मिनल पे प्लस दे दो। ये एक और रिंग एक्सपेंशन होगा। उसके बाद इसको सीधा करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 5 मेंबर्ड रिंग, एक कॉमन बॉन्ड और एक प्लस। अब देखो, अब यहाँ पे कोई रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन नहीं है, और ये आपका फाइनल रीअरेंज प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है। देखो, ये 4 मेंबर, ये 4 मेंबर, टोटल कार्बन 8 है। 8 कार्बन का एक कॉमन बॉन्ड पर बेस्ट फ्रेम क्या होगा, एक कॉमन बॉन्ड पर बेस्ट फ्रेम यही होगा ना, 5 5 की 2 रिंग। 5 की रिंग स्टेबल भी होती है, अभी 8 कार्बन है और ये बेस्ट है। तो उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वैसे ये बनेगा कैसे वो मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में 4 और 5 9, 9 कार्बन। इसका जो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट होगा वो ये होगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये कॉमन बॉन्ड पर ऐसे बना लो, और एक किसी भी जगह पर 3 डिग्री में प्लस दे दो। तो इसमें कितना हो गया, 6 और 3 9। इसमें क्या है, 5 और 5 10। सो व्हाट विल बी बेस्ट अरेंजमेंट, तो ये आप डायरेक्ट बना सकते हो। अगर आपको इनका भी मैकेनिज्म देखना है तो देख लो, मैं आपको बता देता हूँ।
ये देखो 4 मेंबर्ड से जुड़े हुए कार्बन पर प्लस है, इसमें रिंग एक्सपेंशन कर दो। और बेटा इसमें जब रिंग एक्सपेंशन करोगे तो इस बॉन्ड को छोड़ के ये तोड़ दो और दूर वाले को जोड़ दो और पास वाले को प्लस दे दो। यही सिखाया था लास्ट क्लास में। ये कुछ ऐसा होगा अगर इसको वो सीधा करके बनाए तो नाउ दिस विल बी 5 मेंबर्ड रिंग। ये तो ऑलरेडी 5 है, ये भी 5 बन गया। ठीक है, और इस वाले पर यहाँ पर प्लस है। अब देखो इस 5 मेंबर रिंग से जुड़े हुए कार्बन पर प्लस है तो अगेन क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन होगा तो कैसा दिखेगा देखो, इस बॉन्ड को छोड़ के दूसरा वाला तोड़ दो और दूर वाले को जोड़ दो और यहाँ पे प्लस ला दो। जब इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, दिस विल बी 6 मेंबर रिंग एंड दिस विल बी 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे होगा प्लस। ये समझ आ गया होगा। अब अगर 5 और 5 का स्टोरी देखें, 5 with 5 5 के साथ है। तब देखो इस 5 मेंबर से जुड़े हुए कार्बन पर प्लस है तो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा है, एक बॉन्ड तोड़ के दूर वाले को जोड़ दो और यहाँ प्लस, इसको सीधा कर लो। Now this is 6, now this will be 5 और यहाँ प्लस आ जाएगा। Now this is 5 और उससे अटैच कार्बन पर प्लस, तो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। कैसे होगा, इसमें ये वाला बॉन्ड छोड़ के ये तोड़ दो, बाहर वाले को जोड़ दो, एक सेकंड, ये गलत बना दिया ना, एक पॉइंट पे जुड़ेंगे, ये ऐसे होगा, है ना। अब रिंग एक्सपेंशन होगा, ये प्लस है, इस बॉन्ड को तोड़ के ये जोड़ दो और यहाँ प्लस डालो, इसको सीधा कर लोगे तो 6 फ्यूज्ड विद 6 और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। इस तरीके से ये तीनों बहुत ही जबरदस्त हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो कैसे, इस तरीके का फ्रेम हो 4 4 8 और एक प्लस है तो इसमें भी देखो 8 कार्बन है, प्लस है, एंड दिस इज द बेस्ट। कार्पेटाइन भी 3 डिग्री है, दोनों रिंग भी 5 5 की हो गई। इसमें 5 4 9, 6 और 5 9 की 11 होते हैं बट 2 कॉमन कार्बन है तो 9, 5 और 5 10, 10 का ये बेस्ट फ्रेम होगा। आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, बट मैंने आपको कैसे होता है, इसमें 2 रिंग एक्सपेंशन स्टेप होते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब हमने कार्पेटाइन का एक रफ आइडिया हमें हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली पता मतलब ये चीज मार्केट में थोड़ा सा क्या है, मैं आपको बताऊं, इन्हीं सब बच्चों चीजों की वजह से बच्चे थोड़ा सा रिपेल भी करते हैं
मैं आपको सच्चाई बताऊं तो पिछले 40 साल में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया कि मतलब एक दो बार आया होगा तो वो तो कभी भी आ जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन क्या है और भारी भारी कार्पेटाइन देके उल्टा सीधा रीअरेंजमेंट। बट हाँ, ये रीअरेंजमेंट कम से कम 25 टाइम्स ऐसा होगा। कई बार तो एक पेपर में 2 बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे कार्पेटाइन के नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, बट बहुत भारी क्वेश्चन कभी नहीं आता है। हाँ, जहां जहां कार्पेटाइन बनेगा, आपके हर चैप्टर में कार्पेटाइन बनेगा, तो वहां पे अगर कार्पेटाइन बना और वो बेस्ट नहीं है तो उसको फिर आप रीअरेंज कर देना। ठीक है, और बहुत ज्यादा इसमें हैवी बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको अगर टाइम है तो आप कर सकते हो, क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल है, आप कर सकते हो, बट उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक में ये पता होना चाहिए हमें क्या हमारी स्ट्रेंथ है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सीखो वो बिल्कुल उसमें 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो नहीं आता है उसको आप छोड़ सकते हो। अब देखो जरा एक बहुत ही शानदार रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। मतलब आप ये समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा दैट इज SN1। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो जरा इसका, मैं आपको देखो इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लगभग इसमें 15 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, 15 पॉइंट्स होंगे और लोगों ने इसमें कम से कम 15,000 क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल होंगे, लेकिन पॉइंट 15 होंगे, उनको हमें क्लैरिटी से समझना है। ठीक है, कि क्या है, कैसे है, क्यों है, कब होगा, कैसे कैसे, है ना, वो सारी चीजें हमें फील करनी है। तो मैं बता रहा हूँ, आप काउंट कर लेना। मैं आपको 15 लाइन से ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, बट उन 15 लाइंस को अच्छे से हमें समझना है। तो सबसे पहले तो एक ये अब अचानक से SN1 हो गया। सबसे पहले तो इसका सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। So this is the full form. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप बोल सकते हो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफाइल और 1 मतलब यूनिमोलिकुलर। क्लियर है बात? अब सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं पहले तो आप ये समझ लो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई किसी की जगह कोई आ जाए, मतलब कोई निकल जाए और उसकी जगह कोई आ जाए। सब्स्टिट्यूट करना जो मतलब नॉर्मल शब्द होता है, जैसे कोई किसी की जगह सब्स्टिट्यूट आ जाता है। जैसे मान लो आपने एक फ्लैट रेंट पे दे रखा है, तो उसकी जगह कोई आ जाए जो रह रहा था, और वो खाली करके चला जाए और उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए, मतलब उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन तो वैसे ही है, जो इंग्लिश का शब्द है वैसे केमिस्ट्री में। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है बेटा, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फिलिक मतलब लविंग। जो न्यूक्लियस लविंग होगा वो न्यूक्लियोफिलिक है। तो न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? पॉजिटिव लविंग कौन होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज। तो आपके जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं नॉर्मली वो कौन होते हैं? नेगेटिवली चार्ज और लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव लविंग, मतलब पॉजिटिव लविंग मतलब नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कंटेनिंग, लोन पेयर कंटेनिंग सब स्पीसीज। क्लियर है? इसका मतलब लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, बेटा लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी इज न्यूक्लियोफिलिसिटी।
अब अगर आप देखोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी में लोगों ने पीएचडी कर रखी है, जेई को कोई मतलब नहीं है बट लोगों ने कर रखी है। आपको सारे शब्दों का मतलब समझ आना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको सारे बताऊंगा। अभी तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछो। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग, नेगेटिवली चार्ज और लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। तो किस तरीके के न्यूक्लियोफाइल होंगे देखो जरा। जैसे मान लो H2O, बताओ H2O न्यूक्लियोफाइल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसके पास लोन पेयर है, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। अमोनिया बिल्कुल कर सकता है, SH माइनस बिल्कुल कर सकता है, OH माइनस बिल्कुल कर सकता है, RO माइनस बिल्कुल कर सकता है, CN माइनस बिल्कुल कर सकता है। तो इस तरीके के अगर नेगेटिवली चार्ज अगर स्पीसीज हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब होगा क्या बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल की जगह मतलब ये किसी की जगह आ जाएंगे और किसी को निकाल देंगे। क्लियर है? तो अगर आप एक बिल्कुल सिंपल रिप्रेजेंटेशन देखो, RL में अगर आपने न्यूक्लियोफाइल डाला, ठीक है, RL में आपने क्या डाला, न्यूक्लियोफाइल, तो क्या आ जाए RNU, क्या आ जाए RNU, और L माइनस क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे तो L कहलाता है, L क्या है, लीविंग ग्रुप, या L माइनस क्या है, लीविंग ग्रुप। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, NU माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो एक न्यूक्लियोफाइल ने एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ने दूसरे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को निकाल दिया, मतलब ये पक्का सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर है बेटा? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सुनो, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा कि कोई आए और वो किसी को निकाल दे। एडिशन का मतलब क्या है कि आके सीधा सीधा जुड़ जाए, कोई सिर्फ जुड़ जाए, किसी को निकाले ना, सिर्फ ऐड हो जाए दो लोग। और एलिमिनेशन का क्या है, एक के दो हो जाए। जैसे अगर आप इसको ऐसे देखो सिंपल लैंग्वेज में, RCl प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा, ROH प्लस Cl माइनस। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। OH माइनस ने Cl माइनस को निकाल दिया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, और बन जाए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ H और यहाँ Cl। अब देखो ये पूरा ग्रुप आया और इसमें ऐड हो गया, सो दिस इज एडिशन। ये एडिशन है बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है? अब अगर देखो, अगर मान लो कुछ ऐसा है CH2 H और Cl, और यहाँ पे कुछ रिएजेंट डाल के कुछ ऐसा हो जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, मतलब एक सबस्ट्रेट से कुछ एक निकल जाए पूरा, मतलब एक के दो हो जाए, तो दैट इज एलिमिनेशन। क्लियर बेटा? तो ये बिल्कुल क्लैरिटी, मतलब इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बच्चे बोलते हैं सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ सब्स्टिट्यूशन। भाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई आएगा उसकी जगह कोई जाएगा। एडिशन का मतलब दो लोग परफेक्टली जुड़ेंगे। एलिमिनेशन का मतलब है एक के दो होंगे, डिकम्पोज होगा, टूटेगा। यहाँ देखो HCl कंप्लीटली टूट गया, बाहर निकल गया, बहुत डिफरेंस है। और यही रिएक्शन हमें पढ़नी होती है। तो सब्स्टिट्यूशन के 3-4 तरीके होते हैं, वो एक तरीका SN1 होता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमें जो पढ़ना है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। ठीक है? अब देखो जरा इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो देखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा। देखो जरा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इस रिएक्शन का जो रेट होगा, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो एक रेट कांस्टेंट इनटू सबस्ट्रेट की पावर होता है, उनको ऑर्डर बोलते हैं। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे अल्केल हैलाइड है तो उसका पावर 1 होता है और न्यूक्लियोफाइल का पावर 0 होता है। समझो जरा ऐसा क्यों।
आपने शायद अगर काइनेटिक्स पढ़ लिया होगा अब तक तो डेफिनेटली पढ़ ही लिया होगा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो सबस्ट्रेट का पावर होता है वो उसका ऑर्डर होता है। तो इस रिएक्शन में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आर एक्स कितना होगा 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल कितना होगा 0। और इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी तो नेम में ही है। इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी सेकंड पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी इसका होगा 1। इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो इसका मॉलिक्युलरिटी तो वैसे ही 1 होगा। ठीक है। अब देखो ऑर्डर का क्या मतलब है। ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, देखो अब आपने अगर आरएल की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है SN1 रिएक्शन में कि रेट डबल हो जाएगा। बट अगर आपने न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन डबल करा तो रेट में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। अभी अपन फील भी करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो अभी देखो नेम से हमें समझ आ गया, SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर मतलब मॉलिक्युलरिटी 1, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है जिससे ये रिएक्शन गवर्न हो रही है। एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RX 1 होता है या RL, और न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में 0 होता है। मतलब ऑन इंक्रीज इन concentration of RX to double rate of SN1 reaction gets doubled, but it is independent on concentration of nucleophile, but it is independent on concentration of nucleophile. So ये अभी मैंने आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताए। अब देखो जरा तीसरा पॉइंट। आप ऐसे सोचो, जैसे मान लो आपके फ्लैट में कोई रेंट से रह रहा है, ठीक है। तो उसमें जो रेंट से रह रहा है उसको आपको चेंज करना है। उसको चेंज करने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन करना है कि कुछ स्पीसीज आएंगे और उसकी जगह कुछ जाएंगे। तो जो फ्लैट में लोग रह रहे हैं वो आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के बेटा 3 तरीके होंगे, ध्यान से समझना। चेंज करने के 3 तरीके होंगे। वो 3 तरीके क्या होंगे, ध्यान से देखो। जैसे ये RL है, ठीक है, RL है। मान लो ऐसा हो जाए, फर्स्ट L डिपार्ट एंड न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले L डिपार्ट हो गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आया, एंड आफ्टर दैट न्यूक्लियोफाइल कम्स। ऐसा हो सकता है आपका जो फ्लैट है उसमें बेटा जो रेंट से रह रहा था, मान लो वो छोड़ के चला गया, तो खाली हो जाएगा आपका फ्लैट। उसके बाद आपने एड एजेंसीज को ऐड दिए और उसकी जगह कोई आ गया। सो दिस कैन बी वन ऑफ द सिचुएशन कि पहले जो लिविंग ग्रुप था वो निकल जाए और जो आने वाला ग्रुप है वो बाद में आ जाए। तो इसमें सिचुएशन ऐसी होगी कि RL है, वो पहले R प्लस प्लस L माइनस, उसके बाद R प्लस पर किसने अटैक कर दिया होगा, न्यूक्लियोफाइल है, और क्या बन गया होगा, RNU। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ये बात बेटा आप लोग को समझ आ गई होगी कि जिसको देखो फाइनली क्या होना है वो तो उसको निकलना है L को, और फाइनली आना NU को है। तो NU आके L अगर निकल गया और उनके बीच में, जैसे मान लो आपका फ्लैट 1-2 महीने के लिए खाली हो गया, तो बताओ खाली फ्लैट आप देख पाओगे ना। एक केस बेटा ऐसा हो सकता है, देखो एक केस क्या हो सकता है, एक केस हो सकता है कि जैसे मान लो ऐसे समझो, आपको फ्लैट का कॉस्ट मान लो आपको 50 के उसका रेंट मिल रहा है, ठीक है, और आपको वैसे ही लोग मिल गए जो आपको 60 के देने को रेडी हैं।
तो आप क्या करोगे, जो भी एग्रीमेंट के हिसाब से जो आपका एग्रीमेंट था कि 3 मंथ्स पहले हमें बताना होगा और दोनों पार्टी में से कोई भी छोड़ सकता है, तो आपने 3 मंथ्स का नोटिस दे दिया। और उनको जिनको लेना है 60,000 वाले, जो जिनको आना है, उनको भी आपने बोल दिया कि भाई 3 महीने में घर खाली हो जाएगा, आप आके अपना सामान 31st को वो खाली करेंगे और आप रख सकते हो। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे एल, अब क्या होगा, जिसको खाली करना है वो अपना सामान भेज देगा, तो होगा क्या, जैसे जैसे एल निकलेगा वैसे वैसे अगर एनयू आता है, जैसे एल एंड एल डिपार्ट्स एंड एनयू कम्स साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे ऐसे देखो, मान लो पैकर्स एंड मूवर्स को दोनों को सेम लोगों का काम मिल गया, उनका सामान लाना था और उनका ले जाना था उसी जगह से, तो क्या होगा, ऐसे होगा शिफ्टिंग। उनका बेड, डबल बेड निकला, इनका डबल बेड आया, उनका रेफ्रिजरेटर निकला, इनका आया, तो होगा क्या, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम टाइम पे जैसे यहाँ पे 10% बॉन्ड टूटा तो ये 10% बॉन्ड बना, ये 20% टूटा, ये 20% बना, ये 50% टूटा, ये 50% बना। तो जैसे जैसे वो ब्रेक हो रहा है वैसे वैसे सामान आ रहा है। आप ऐसे सोचो कि बिल्कुल सामान गेट पे रखा हुआ है, उनका एक गेट से निकलेगा और इनका अंदर जाएगा, तो एट द सेम टाइम ऐसी भी शिफ्टिंग हो सकती है बेटा, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। बोलो, एक इस तरीके की शिफ्टिंग हो सकती है ना कि एनयू और एल दोनों सेम टाइम पर, एनयू और एल दोनों सेम टाइम पर, जैसे जैसे एनयू आए वैसे वैसे एल निकले, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। सो इसमें क्या होगा देखो, इसमें बेटा एल जो होगा और जो एनयू होगा, ये अटैक कर रहा होगा, है ना, और ये लीव कर रहा होगा, और एक ही स्टेप में काम हो जाएगा, ऐसा ना, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। अब बताओ तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि एनयू आके अपना सामान रख दे, फिर दोनों लोग थोड़े टाइम तक साथ में रहें, फिर एल लीव करे। क्या बेटा ऐसा इंडिया में होता है क्या नॉर्मली? तो जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो इंडिया में नहीं होता है। और वो कैसे पॉसिबल है, आप खुद सोचो, आप देखो क्या बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये एच 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 और ये एल था, आप ये बोल रहे हो ये 4 बॉन्ड है, ये रहे, और पांचवा कोई आके यहाँ पे जुड़ जाए, ये जुड़ गया, मतलब 5 बॉन्ड कार्बन के कैसे बनेंगे? बट आप खुद सोचो, ये क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले आ जाए एनयू, है ना, 2-4 महीने रहे क्या आपके फ्लैट में, जिसमें पूरे फ्लैट का ऑक्यूपेंसी है, तो क्या 2 फुल ऑक्यूपेंसी वाले लोग एक फ्लैट में रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एल्केल हैलाइड या एलिफेटिक कंपाउंड में 2 तरीके से ही पॉसिबल होता है। इसमें या तो आपका घर पहले खाली हो जाएगा या उसी टाइम पे खाली होगा जिस टाइम पे किसी को आना होगा। बेटा ये बात समझ आई? तो SN1 का मतलब हम ये वाली जो बात है बेटा, ये वाली बात होती है SN1। अभी समझाता हूँ SN1 क्यों है ये, एंड दिस थिंग इज SN2। तो बेसिकली पहले हम SN1 पढ़ेंगे फिर SN2। बेटा यहां तक अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ। SN1 का मतलब है न्यूक्लियोफाइल आएगा बाद में, पहले एल डिपार्ट कर जाएगा, पहले एल छोड़ के चला जाएगा। तो पहले एल छोड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, एल माइनस निकला तो डिफिशियंसी करके गया, वो यहाँ प्लस हो जाएगा, और फिर उस प्लस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो बेसिकली ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, ये जो होगा ये मल्टी स्टेप होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन। और ये जो होगा वो सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्योंकि इसमें 10% टूटा 10% बना, 50% टूटा 50% बना, 75% टूटा 75% बना, 100% टूटा 100%। ये बात समझ आई? अब ये फील कराता हूं मैं आपको कि वाई इट इज SN1, वाई इट इज SN1। अब देखो जरा ध्यान से समझना। तो बेसिकली अभी 3 पॉइंट हुए हैं। 3 पॉइंट क्या हुए हैं? पहला पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूं
कि जो SN1 रिएक्शन है उसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उसका जो रेट लॉ है वो आता है रेट इज इक्वल टू के Rx टू दी पावर 1 न्यूक्लियोफाइल टू दी पावर 0। मोलिकुलरिटी इसका 1 होगा, Rx के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा, न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होगा। और SN1 रिएक्शन में पहले लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, कार्ब कैटाइन फॉर्म कर देता है, और फिर उस कार्ब कैटाइन पर न्यूक्लियोफाइल, उस कार्ब कैटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके मल्टी स्टेप रिएक्शन करके SN1 रिएक्शन कर लेता है। और एक बात फील करनी है कि व्हाई इट इज SN1, ये SN1 रिएक्शन क्यों है, ये हमें फील करना है। अब देखो जरा नेक्स्ट देखो जरा, RLA पहले L माइनस लीव कर गया, ठीक है, फिर R प्लस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, ये बन गया RNA। इसको कहते हैं बेटा स्टेप 1, इसको कहते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब समझो बेटा ध्यान से, इसमें ये जो होगा वो स्लो स्टेप होगा और ये जो होगा वो फास्ट स्टेप होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसमें सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है एंड दिस इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमेशा याद रखना मल्टी स्टेप रिएक्शन में एक स्लोएस्ट स्टेप होगा और उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो RD स्टेप होता है या RDS होता है वो होता है स्लोएस्ट स्टेप। जैसे मान लो एक एग्जाम हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में 3 बच्चे हैं, एक बच्चे ने पेपर कंप्लीट कर लिया 2.5 घंटे में, एक ने किया 4 घंटे में, एक ने किया 1 घंटे में। बताओ एग्जाम कब ओवर होगा या जो एग्जामिनर होगा उसको कब छुट्टी मिलेगी? जब 4 घंटे वाला पेपर पूरा कर देगा। यस और नो? तो हमेशा याद रखना जो स्लोएस्ट स्टेप है, या मान लो एक रेस हो रहा है 2 पॉइंट के बीच में, 3 लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ABC, और इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड करना है। तो यार रेस तब कंप्लीट होगी ना जब थर्ड वाला, जब स्लोएस्ट वाला भी वहां पहुंच जाए। क्लियर है बात? इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो कौन सा होगा? हमेशा हमेशा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटाइन वाला स्टेप विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आप समझ लो क्यों? क्योंकि कार्ब कैटाइन का बनने का मतलब है कि आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो और आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बना रहे हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बनाने का मतलब क्या है? आप अनस्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, देखो ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, और ये बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेप है। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा वाला आपका, कौन सा वाला स्टेप आपका RDS होगा? स्लोएस्ट स्टेप आपका होगा फर्स्ट स्टेप। अब समझो जरा ध्यान से, एक बात मेरी ध्यान से फील करना जरा। एक बार जब आपका फ्लैट खाली हो गया, समझ लो जरा, जैसे मान लो एक कोई रह रहा था, वो आपको 50 के दे रहा था, ठीक है, बट वो खाली हो गया और 4 महीने तक खाली है, उसमें कोई दूसरा पर्सन नहीं आ रहा है। तो ये बताओ उस इंस्टेंट पे आपका सोचने का तरीका ये होगा ना कि यार चलो ये इसमें कोई आ जाए। आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं रहेंगे कि कौन आ रहा है, क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, कितना पैसा देगा। फर्स्ट आपका जो जो सबसे पहला आपका एक्शन होगा वो ये होगा कि भाई चलो खाली पड़ा हुआ है 4-5 महीने से, है ना, इतनी कंडीशन खराब हो गई, 4-5 महीने से खाली पड़ा हुआ है, तो इट्स अ लॉस। तो आप उस इंस्टेंट पे ये सोचोगे कि यार कोई आ जाए, 2-4-5 हजार रुपए कम दे तो भी नहीं चलता, मतलब ज्यादा मैटर नहीं करता है कि कौन आ रहा है,
ये बात क्लियर है। बट अगर मान लो कोई रह रहा है और वो बिल्कुल हैप्पी है और उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, और फिर अगर कोई अगर आपको आता है, कोई 50,000 रुपए में रह रहा है और फिर कोई अगर आके बोलता है यार उनको खाली करा दो ना यार, हमको 40,000 में दो, तो आप बोलोगे यार बेवकूफ हो गया। 50,000 में कोई रह रहा है, वो खुश है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको 40,000 में क्यों देंगे? ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई 60,000 ऑफर करेगा देन यू कैन थिंक। तो बेटा क्या होता है इस वाली चीज में ना, जब कोई छोड़ के चला गया, जब आपका घर खाली हो गया है, देन फिर आप स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, फिर आपको मैटर नहीं करेगा कौन आ रहा है, फिर तो आपको डिफिशियंसी हो ही गई। और आप ऐसे सोच लो आपका सोर्स ऑफ इनकम वही अकेला है, फिर तो आपको डिफिशियंसी हो गई, फिर तो आप सोचोगे यार पैसा आने लगे, कैसे भी आए कितना भी आए, बिकॉज आप 50,000 से जीरो पे पहुंच गए। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे बेटा मैटर नहीं करता है कि न्यूक्लियोफाइल कौन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ज्यादा पैसा देने वाला आ रहा है या कम पैसा देने वाला है। हाँ, ज्यादा पैसा देने वाला आ जाए तो वो आपकी किस्मत है। तो इस रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में, जो SN1 रिएक्शन होगा उसमें उसमें अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी आता है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल भी अगर आएगा तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यार 40,000 देने वाला है या 30,000 देने, क्योंकि अब भाई वीक स्ट्रॉन्ग तो रिलेटिव टर्म है ना। जब आपका एल निकल ही चुका है, जो आपको 50,000 दे रहा था वो तो जा ही चुका है, तो अब आपको मैटर ही नहीं करता, अब तो आपको जीरो से सोचना पड़ेगा। तो ये बताओ क्या ज्यादा बेहतर है, कोई ना आए या बेकार सा भी आ जाए? आप क्या सोचोगे? और आपका सोर्स ऑफ इनकम वही अकेला है, अदरवाइज आप आर प्लस है, आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, आपके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और आप एक्सट्रीमली अनस्टेबल सिचुएशन में है। तो अब बताओ क्या यहाँ पे आप ऐसे बैठ के ये सोचोगे कि नहीं भाई मैं तो यार वो पिछला वाला 50,000 देता था, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, भूखा रह लूंगा, बट मैं 50,000 से ज्यादा वाले को ही दूंगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रैक्टिकली आपका वो जो स्पेसिफिसिटी है न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए, वो आप ब्रेक कर दोगे। आप बोलोगे भाई कोई भी आ जाए, कुछ कोई भी आ जाए, मेरे को कुछ तो मिलेगा। फिर हाँ, जब सिचुएशन सही होगी, कोई नया आएगा ज्यादा देगा, मैं चेंज कर दूंगा। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो भी पसंद करेगा, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है बेटा ये बात? बोलो यहाँ पे। अब दूसरी बात ये देखो, रेट डिपेंड ही नहीं करेगा उस चीज पर। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? व्हाट इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? व्हाट इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? दिस RL से R प्लस बनना। तो बताओ इसमें जो मॉलिकुलरिटी है, मॉलिकुलरिटी का मतलब होता है कितने रिएजेंट उसमें इन्वॉल्व हैं। तो बेटा एक RL एक रिएजेंट है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो कितने रिएजेंट इन्वॉल्व हैं RDS में? ओनली वन। तो मॉलिकुलरिटी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? RL पर। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी RL से ही है। न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड फास्ट स्टेप में, वो तो कोई भी हो उसको कोई अंतर ही नहीं पड़ता, कितना भी हो न्यूक्लियोफाइल, उससे कोई रेट में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि फास्ट स्टेप से हमें कभी कुछ देखना ही नहीं है। तो बेटा ये बात समझ आई? इसका रेट ऐसा क्यों मिला, ये थोड़ा सा फील आया? रेट इज इक्वल टू के R(x⁻1) एंड न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 0। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डिपेंडेंट नहीं है कहानी। क्यों? क्योंकि भाई आपको वेट कर रहा है कोई भी आ जाए, सारा का सारा जो दारोमदार है वो किस पे? पहले स्टेप पे। पहला स्टेप ही आपको देखना है, आपको दूसरे स्टेप को देखने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है बेटा ये बात? और मॉलिकुलरिटी भी क्या हो जाएगी इसकी? वन। मॉलिकुलरिटी वन क्यों होगा? क्यों? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही रिएजेंट इन्वॉल्व है। रेट डिटरमाइनिंग स्पीसीज में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो उसका मॉलिकुलरिटी होता है। बेटा बात समझ आई? यहां तक कोई तकलीफ किसी को? हाँ, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से। अब आप बोलोगे सर ये बताओ, ये RL ब्रेक ही क्यों होगा जब आप इतना इसका इतना जब अनस्टेबल है, तो ये ब्रेक ही क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक ही क्यों हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक होगा ही क्यों? तो आप मैं बोलूंगा क्या ऐसे किसी का फ्लैट खाली नहीं होता है? मान लो ट्रांसफर हो गया, कुछ हो गया, कंडीशंस ऐसी हो गई, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग की कंडीशन समझ लो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। देखो बॉन्ड ब्रेकिंग की दो कंडीशन हो सकती है। पहले तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होना ही चाहिए।
पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट बिल्कुल कंपलसरी है। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ऐसा होता है जो सॉल्वेंट हो और हाइड्रोजन having hydrogen attached to हेलोसोनिट्रिक, हेलोसोनिट्रिक से अटैच्ड अगर हाइड्रोजन है उसमें, हेलोसोनिट्रिक से अटैच्ड अगर हाइड्रोजन है बेटा उसमें, तो उसको पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे जैसे H2O, बताओ H2O में हेलोसोनिट्रिक से अटैच्ड हाइड्रोजन है या नहीं है? हेलोसोनिट्रिक मतलब हेलोजन, FCl S मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, Ni मतलब नाइट्रोजन, ट्रिक मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इनसे अटैच्ड अगर हाइड्रोजन है, इनसे अटैच्ड अगर हाइड्रोजन है बेटा, FCl हेलोजन, सोनी मतलब SON हेलोजन सन एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन अगर होता है तो उनमें बेटा क्या होता है, H पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, और अगर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर होता है तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट काफी ज्यादा होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है चार्जेस को सेपरेट करना। तो क्या है, यहाँ पे आपको चार्जेस को सेपरेट करना है, R और L। कंपलसरी कंडीशन क्या है, R पर पार्शियल प्लस होना चाहिए और L पर पार्शियल माइनस होना चाहिए, और इसको एक ऐसे सॉल्वेंट में डाल दो जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा हो, तो वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा, धीमे धीमे पानी का, जैसे पानी ही ले लो, पानी इज अ बेस्ट पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। तो बेटा पानी का जो ऑक्सीजन वाला टर्मिनल है वो इसके चारों तरफ घेर लेगा इसको, बेटा ये सुनो, और हाइड्रोजन वाला टर्मिनल इसके चारों तरफ इसको सराउंड कर लेगा, और उनके बीच में हल्के हल्के इंटरेक्शन होने लगेंगे, और हल्के हल्के इंटरेक्शन होंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा तो कार्पेटाइन बन गया। बेटा बात समझ आ रही है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनो, यहाँ पे RL में पोलैरिटी होनी चाहिए, पोलैरिटी इज कंपलसरी, यहाँ पे पोलैरिटी इज कंपलसरी, पोलैरिटी इज कंपलसरी। उसके बाद इसको ऐसे सॉल्वेंट में डालना है बेटा, कैसे सॉल्वेंट में डालना है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई हो, ER क्या हो, हाई हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका हाई हो, ये आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता होगा, ये होता है दो चार्जेस को सेपरेट करने के टेक्निक। ये तो मालूम है ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिजिक्स में पढ़ा होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ सर। तो ये सुन, हाँ तो अब देखो जरा क्या हो जाएगा, पीपीएस में डालना ही डालना है, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं, अगर पीपीएस नहीं है, अगर पीपीएस नहीं है, इफ पीपीएस is not present, if PPS is not present, then you can directly say then no SN1 reaction। बेटा SN1 रिएक्शन के लिए आपको पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कंपलसरी है। क्लियर है बेटा इतनी बात? यहां तक बेटा कोई बात, कोई डाउट? अब बताओ जरा, ये स्टेप अगर फास्ट होगा, ये स्टेप अगर फास्ट होगा, ये स्टेप अगर फास्ट होगा तभी जाके ये रिएक्शन फास्ट होगी। बेटा ये सुनो, ये स्टेप जब फास्ट होगा तभी तो रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि यही RDS है, सबसे स्लो भागने वाला तेज भागेगा तभी तो रिएक्शन तेज होगी। मान लो जो पेपर 2.5 घंटे में पूरा कर रहा है वो 1 घंटे में कर दे, और 4 घंटे वाला 4 घंटे में ही करे, तो रिएक्शन तो 4 घंटे में कंप्लीट होगी ना बेटा, ये बात आप फील कर पा रहे हो? तो रिएक्शन का रेट अगर बढ़ाना है तो स्लोएस्ट स्टेप को फास्ट करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब देखो स्लोएस्ट स्टेप कब फास्ट होगा, यहाँ देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन, ये समझ लेना बहुत ध्यान से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तभी तो वो फास्ट होगा, कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो वो फॉरवर्ड जाएगा ज्यादा।
इतनी बात क्लियर है। दूसरा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पीपीएस सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता चला। कार्ब कैटाइन तो बहुत सुंदर बन रहा है, बट आपने डाल दिया उसमें बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो थोड़ी ना SN1 हो जाएगा। बोलो बेटा। तीसरा बेटा समझो, तीसरा पॉइंट ध्यान से समझना बेटा। पता चला कार्ब कैटाइन बहुत ही शानदार है, आपने उसको सॉल्वेंट में भी ऐसा डाल दिया जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, बट जो एल है उसकी लीविंग एबिलिटी नहीं है। तो एल की लीविंग ग्रुप, एल का क्या ज्यादा होना चाहिए, लीविंग ग्रुप एबिलिटी जिसको बोलूंगा मैं LGA। LGA भी तो ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा ग्रुप होना चाहिए ना जो छोड़ के जा सके, ऐसा ग्रुप होना चाहिए ना जो छोड़ के जा सके, मतलब उसकी छोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तभी तो कार्ब कैटाइन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो बेटा एक्चुअली में ये तीनों कंडीशन सेम टाइम पे होनी चाहिए, ये तीनों कंडीशन सेम टाइम पे होनी चाहिए। आप सोचो, अगर मान लो आपने दुनिया का सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट ले लिया है, बट बेटा वहां पे कार्ब कैटाइन बनाने लायक नहीं है, तो फिर क्या SN1 होगा, क्या नहीं होगा। अब अगर कार्ब कैटाइन आपने दुनिया का सबसे सुंदर ले लिया है, जो बनने वाला है, एल अगर लीव करा दो तो शानदार कार्ब कैटाइन बनेगा, बट आपने सॉल्वेंट ऐसा नहीं लिया जो उसकी ब्रेकिंग को, बॉन्ड ब्रेकिंग को सपोर्ट कर पाए, तो फिर नहीं होगा। ये तीनों कंडीशंस एट द सेम टाइम होनी चाहिए। अब देखो इन तीनों कंडीशंस को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ कि अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें आपको बताऊंगा, तो इनको आप ध्यान से देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जैसे ही RL देखूंगा तो मैं एक डिसीजन लूंगा, क्या यहाँ SN1 होगा, तो यस मैं तीन चीजें तो डेफिनेटली चेक करूंगा कि वहां पे कार्ब कैटाइन सुंदर होना चाहिए, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो, ठीक है, और तीसरा लीविंग ग्रुप एबिलिटी, जो ऐसा ग्रुप लगा हो यार, एटलीस्ट कम से कम वो निकल के खुश तो हो, तो वो निकल के जाना चाहिए, उसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तीन कंडीशन है। अब एक और बहुत ही शानदार एक बात और समझा देता हूँ, फिर इसमें प्रोसीड करेंगे हम लोग। देखो सुनो बेटा ध्यान से, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल में लूंगा, तो बेटा मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्यों नहीं ले रहा हूँ, आप में से कौन बताएगा। मैं इसमें बोला कि मेरे को यहाँ पे कंपलसरी कंडीशन क्या है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, और वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। मेरे को वीक ही न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तभी जाके यही होगा। मैं बोल रहा हूँ SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल नॉर्मली क्या होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसे पानी, अल्कोहल, C2H5OH, एसिटिक एसिड, मतलब जो न्यूट्रल होते हैं बेटा, न्यूट्रल जो होते हैं उनके पास लोन पेयर होता है बट नेगेटिव चार्ज नहीं होता। बेटा ये चीज समझो, ऐसा क्यों। बेटा ये बताओ SN1 कब होगा, SN1 तब होगा ना जब R+ बने। अगर आपने मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, आप ऐसे सोचो कि मान लो आप ऐसी सराउंडिंग में रह रहे हो जहाँ पे आपके फ्लैट का रेंट 50,000 आपको मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, और वहां पे डोनर 60,000 देने को तैयार है, तो क्या आप कार्ब कैटाइन बना के प्रोसीड करोगे। आप वहां पे 2 4 6 महीने आप बोलोगे नहीं भाई आपको खाली रखना है। यार अगर कोई 60,000 देने वाला होगा, अगर कोई पावरफुल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर होगा, तो फिर ये कैसे आइसोलेट हो पाएगा। आप खुद सोचो, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो जिस दिन आपका फ्लैट खाली हुआ है उसी दिन लोग वहां आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यार मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना उस चीज की। 50 जो 60 वैल्यू है आप 50 में दे रखे हो, तो फिर वहां पे कस्टमर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, कस्टमर्स वहां पे ज्यादा होंगे आपके लिए, तो फिर क्या होगा, ये चीज आइसोलेट ही नहीं होगी। तो हमें क्या चाहिए, ये चीज आइसोलेट कब होगी, जब आपका खाली फ्लैट कब पड़ा होगा, आप ये सोच के देखो।
एक तो खाली फ्लैट आपका तब होगा जब वहां पर कोई रह रहा हो, वो छोड़ के जाने लायक हो, छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ के जाने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद इनको सेपरेट करना है दोनों को, तो उनके अट्रैक्टिव फोर्स को सेपरेट करने के लिए सॉल्वेंट असिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद वहां पे न्यूक्लियोफाइल कमजोर होना चाहिए, अगर न्यूक्लियोफाइल भी तगड़ा है तो फिर ये सेपरेट कैसे कर पाएगा, ये सेपरेट होगा और वो अटैक करेगा। तो याद रखना, जो वो साइमल्टेनियस वाला गेम होता है उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, और ये जो आप लीविंग ग्रुप निकल गया फिर थोड़े टाइम के लिए खाली रहा आपका घर, उस केस में SN1 रिएक्शन होती है और उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल कंपलसरी होता है नॉर्मली। और सुन लो एक और बात, नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो सॉल्वेंट होता है ना पोलर प्रोटेक्ट, वही न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि यार देखो, अगर पानी है तो पानी PPS है और पानी वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, जो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल का इन मोस्ट ऑफ द केसेस काम कर जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड क्या क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको नहीं लेना है। आपको क्या नहीं लेना है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लोगे तो बेटा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 ज्यादा हो जाएगा, ये सुनो, वहां पे SN2 ज्यादा होगा, फिर आपका जो फ्लैट होगा वो खाली रहने की टेंडेंसी कम होगी। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अवॉइड करेंगे। एक और बात समझो, मैंने यहाँ बोला पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, मैं यहाँ पे पोलर अप्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्यों नहीं ले सकता हूँ? जैसे मतलब वो पोलर हो बट उसमें प्रोटॉन ना हो, यहाँ पे प्रोटॉन की क्या नीड है, कौन बताएगा? मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है वीक न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, वीक न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। पोलर ही लेना है तो आप अप्रोटेक्ट क्यों नहीं ले सकते? आप ऐसा क्यों नहीं ले सकते जैसे एसीटोन टाइप? एसीटोन भी तो पोलर होता है, एसीटोन भी तो पोलर है। एसीटोन भी पोलर है। तो देखो बेटा समझो जरा, होता क्या है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, बेटा पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ही ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसमें जिसमें कैटाइन के चारों तरफ उसका एनाइन सराउंड हो जाता है और एनाइन के चारों तरफ उसका कैटाइन सराउंड हो जाता है और दोनों को खींच लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेट करना है। यहाँ पे कंप्लीटली अगर सेपरेट करना है तो दोनों का सॉल्वेशन होना मांगता है। तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट अकेले सॉल्वेंट होते हैं जिनमें कैटाइन और एनाइन दोनों का सॉल्वेशन होता है। दोनों का सॉल्वेशन होने से ही वहां पे रिलीज एनर्जी इतनी होती है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो पाए। तो याद रखना, PPS is the only solvent in which cation and anion solvated simultaneously। दोनों जब सॉल्वेट होंगे तो उनका निकलना इजी होगा, इसलिए यहाँ कंपलसरी है। अगर आप पोलर अप्रोटेक्ट लोगे, अगर आप प्रोटेक्ट लोगे तो वो सिर्फ कैटाइन का सॉल्वेशन कर पाता है। देखो इसका अच्छा मैं बता देता हूँ ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जरा। देखो अगर आपने वाटर लिया या आपने PPS लिया, ठीक है, Na+ को ऐसे सराउंड करें और उसी में Cl- को ऐसे सराउंड करें, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्मिनल होगा वो ऑक्सीजन वाला होगा, पानी का ऑक्सीजन टर्मिनल होगा, और दूर में क्या होगा? क्लियर? और यहाँ पे हाइड्रोजन वाला टर्मिनल होगा, ठीक है। और दूर में क्या होगा? ऑक्सीजन वाला, OH 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 और OH। एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ कि PPS ऐसे सॉल्वेंट होते हैं, PPS ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो कैटाइन एंड एनाइन, कैटाइन एंड एनाइन दोनों का सॉल्वेशन होता है। दोनों का अगर सॉल्वेशन होगा तो दोनों सेपरेट होंगे। और पोलर अप्रोटेक्ट सॉल्वेंट वो होता है, पोलर अप्रोटेक्ट PAS, PAS ऐसा होता है जिसमें कैटाइन का तो सॉल्वेशन होता है, ठीक है, कैटाइन का सॉल्वेशन होता है बट एनाइन का सॉल्वेशन नहीं होता है। तो अगर एनाइन का सॉल्वेशन नहीं होगा तो वहां पर रिलीज एनर्जी क्या होगी? कम होगी।
और रिलीज एनर्जी अगर कम होगी तो फिर बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट, पोलर और जो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा इतना गंदा सॉल्वेंट होता है कि ना तो वो कैटाइन का सॉल्वेशन करता है ना एनाइन का। तो उसमें कैटाइन एंड एनाइन, नो सॉल्वेशन, इनमें सॉल्वेशन ही नहीं होगा। तो याद रखना SN1 रिएक्शन में कंपलसरी कंडीशन क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल और पोलर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS होगा और स्टेबिलिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, ये देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ SN1 उतना ज्यादा होगा, लीविंग ग्रुप ऑफ L जितना ज्यादा होगा लीविंग ग्रुप एबिलिटी उतना ज्यादा रेट होगा, जितना सुंदर स्टेबल कार्पेटाइन होगा उतना ज्यादा रेट होगा। तो एक बार इसको देख लो। अगर हाँ देखो बेटा, अब देखो अब मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। देखो जरा, अगर कहीं 3 डिग्री कार्पेटाइन बन जाए, कैसा कार्पेटाइन बन जाए, या मैं वो लिख देता हूं जहां जहां कार्पेटाइन में SN1 आपको नहीं कराना है। ठीक है, यहाँ देखो, अगर मान लो कहीं मिथाइल कार्पेटाइन बन रहा है, मतलब SN1 की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है और कहीं मिथाइल कार्पेटाइन बन रहा है या कहीं इथाइल कार्पेटाइन बन रहा है, या फिर लीनियर 1 डिग्री कार्पेटाइन बन रहा है। लीनियर 1 डिग्री मतलब पूरा ऐसे हो जाए और लीनियर हो पूरा, ये सब लीनियर ही 1 डिग्री है। देखो लीनियर 1 डिग्री या 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। ये जब नहीं बनेगा तो फिर ये तो बनेगा ही नहीं। या फिर वो 5 खतरा वाला केस, ये कौन सा बताया था, एंटी एरोमेटिक, ये आप कभी मत बनाना। एक ये बताया था ब्रिज हेड पे, आप कभी मत बनाना। कैसा भी सॉल्वेंट हो, कैसा भी लिविंग ग्रुप हो, यहाँ कार्पेटाइन बना के मत फंस जाना। ऐसा कार्पेटाइन आप कभी मत बनाना डबल बॉन्ड के ऊपर, ऐसा कभी मत बनाना ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, ऐसा कभी मत बनाना बेंजीन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन भी मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर ही। और क्लियरली बोल रहा हूं लीनियर 1 डिग्री, लीनियर 1 डिग्री मतलब इस तरीके का, ये लीनियर है और ये 1 डिग्री, ये नहीं बनेगा। लीनियर 2 डिग्री बन जाएगा बेटा, दिस इज 2 डिग्री, ये बन जाएगा। क्लियर है। तो इन अगर ये है, अगर ये कार्पेटाइन है तो आप इसमें लिख लो नो SN1 जोन, नो SN1 जोन। इनमें कभी SN1 नहीं होगा, इनमें कभी SN1 नहीं होगा। जैसे अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई किस सबस्ट्रेट में SN1 नहीं होगा, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl। which will not give SN1 reaction। कौन SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, देखो ये तो करेगा। ये जो कार्पेटाइन, ये जब एल लीव होगा तो यहाँ बेंजाइल कार्पेटाइन बनेगा, वो कार्पेटाइन तो रेजियो स्टेबलाइज है। ये जो कार्पेटाइन जब ये लीव करेगा तो ये 2 डिग्री होगा, और ये जब लीव करेगा तो बेंजीन पे आएगा, और जब ये लीव करेगा तो 3 डिग्री आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आपको कौन से कार्पेटाइन कभी नहीं बनाने हैं। CH3+, CH3 CH2+, मतलब मिथाइल कार्पेटाइन, इथाइल कार्पेटाइन और लीनियर 1 डिग्री प्लस एंटी एरोमेटिक कार्पेटाइन प्लस ब्रिज हेड कार्पेटाइन प्लस डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस
ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्लस और बेंजीन के ऊपर प्लस, ये आप कभी मत बना के आना। अगर आपने ये बना दिया आप मार्क्स लूज कर दो। तो क्लियरली मैंने बोला। अब इसके अलावा ऑल कार्पेटाइन एक्सेप्ट these cases SN1 प्रोसीड होगा। SN1 वहां पे हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है SN1 कराने में। क्लियर है बेटा? तो कार्ब कैटाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर सीधा सीधा बता दिया है इस फैक्टर में ये देखना। अब देखो जरा दूसरा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में सिर्फ आपको क्या देखना है, ओनली पीपीएस। ठीक है, अब इसमें आप डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट याद नहीं कर सकते हो, ओनली पीपीएस। और एग्जाम्पल्स है H2O, C2H5OH, CS3OH, CS3COOH। अब देखो फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें सिर्फ आप ये देख लेना बेटा, ये देख लेना कि वीक न्यूक्लियोफाइल एंड पीपीएस सॉल्वेंट हो, और आप बाकी कुछ नहीं देख सकते हो। वीक कौन सा होगा? जो न्यूट्रल हो, बाकी आप कुछ नहीं देख सकते हो उसमें, ये आपके हाथ में नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो जरा लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप बेटा ऐसा होना चाहिए जिसपे या तो हेलोजन पे माइनस आ जाए, ध्यान से समझ लो, हेलोजन पे माइनस आ जाए, आप लीव करा देना, कहीं कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, हेलोजन पे माइनस आ जाए, या फिर अगर कोई निकल के न्यूट्रल हो रहा है, समझना ये बात ध्यान से, अगर हेलोजन पे नेगेटिव आ जाए चलेगा, अगर निकल के न्यूट्रल हो रहा है मतलब न्यूट्रल लीविंग ग्रुप, वो भी चलेगा। अब आप बोलोगे सर ये न्यूट्रल कैसे होगा लीविंग ग्रुप? देखो मैं बताता हूँ, ROH2 प्लस, ROH2 प्लस, मान लो ये सबस्ट्रेट है कहीं, तो बेटा जब ये लीक करेगा तो R प्लस बनेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये न्यूट्रल हो गया ना। तो अगर ऐसा कोई लीविंग ग्रुप है जहां पे L प्लस हो, जिसमें जो लीक करना है उस पर प्लस हो, तो वो निकल के न्यूट्रल होगा ना, तो उनको बोला मैंने न्यूट्रल लीविंग ग्रुप। अगर लीविंग ग्रुप न्यूट्रल है या लीविंग ग्रुप में हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर न्यूट्रल है या हेलोजन पे नेगेटिव आ रहा है या फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, वो विद डीलोकलाइजेशन एट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे अगर डीलोकलाइज हो रहा हो तो वो भी निकल जाएगा, या नाइट्रोजन पे डीलोकलाइज हो रहा है बट कार्बन पे नहीं चलेगा, या एटलीस्ट आप ये मानो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पे डीलोकलाइजेशन होना मानता है तभी वो निकलेगा। अब देखो जरा बेटा, ये बताओ ROR क्या ये लीप करेगा? क्या OR लीप करेगा? क्या बेटा OR लीप करेगा? आप बोलोगे नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑक्सीजन पे आ रहा है, अगर ऑक्सीजन पे आएगा तो वो लीविंग ग्रुप SN1 का तब होगा जब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो। देखो मेरे को बनाने दो कंडीशन, ROS डबल बॉन्ड OR। अब बताओ बेटा ये लीव करेगा? यस ये लीव करेगा, ये लीव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो रहा है, यही मैंने लिखा है। अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होने लगे, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो, या न्यूट्रल लीविंग ग्रुप हो या कोई हैलाइड हो, तभी जाके आप ये निकालना, अदरवाइज आप मत निकाल देना। मतलब कुछ लोग तो निकालने वाले हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, देखो सर ये लीक कर गया, अरे भाई ये कहां से लीक कर जाएगा? CH बॉन्ड में H लीक कर गया, H कहां से लीक कर जाएगा? H कैसे लीक कर जाएगा? क्या ये कंडीशन है? क्या निकलने के बाद हेलोजन पे नेगेटिव आ रहा है? नो। क्या निकलने के बाद वो न्यूट्रल हो रहा है? नो। क्या निकलने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव आके ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो रहा है? नो। यार ऑक्सीजन नहीं निकल पा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है और आप हाइड्रोजन निकाल लोगे। तो मैंने बेटा ये तीनों पॉइंट्स आपको एलिब्रेट करें,
मैं दोबारा बता देता हूँ, कार्ब कैटाइन ऐसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, कैसा भी हो यार, ये 5-6 केस छोड़ के। ब्रिजहेट पे कार्ब कैटाइन गलती से मत बना देना। ऐसा कार्ब कैटाइन मत बना देना जो एंटी एरोमेटिक हो। ऐसा कार्ब कैटाइन मत बना देना जो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आए, ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव आए और बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव आए। मिथाइल कार्ब कैटाइन मत बना देना, इथाइल मत बनाना, लीनियर 1 डिग्री मत बनाना। इसके अलावा SN1 की जो कंडीशन होगी, सबस्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से यू गो अहेड, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कार्ब कैटाइन आपका बन सकता है। फिर आपको बाकी कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। फिर आप सेकंड चेक करोगे, क्या वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल है? यस, ये कंपलसरी कंडीशन है। क्या वहां PPS है? अगर दोनों है, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, देन गो फॉर थर्ड वन। थर्ड, इनमें से बेटा अगर एक भी कंडीशन नहीं है ना, तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। क्लियर है? मान लो अगर एक ही गड़बड़ हो गया, अगर मान लो आपने सब सुंदर लिया, PPS नहीं लिया, SN1 नहीं होगा। आपने सब कुछ बढ़िया लिया, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग ले लिया, फिर SN1 नहीं होगा। आपने सब कुछ कंडीशन मैच करा दी बट लीविंग ग्रुप नहीं लिया, तो फिर भी नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर एक भी जगह गड़बड़ तो SN1 रिएक्शन फिर नहीं। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो जरा, इसमें एक बात और डिस्कस कर सकते हैं। अब आपको बताना है कुछ कंपाउंड्स में रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बेटा ये है, पहला दिया हुआ है, ये कार्ब कैटाइन 3 डिग्री, 3 मिथाइल है। इस कार्बन पे 3 मिथाइल है और 1 क्लोरीन है। 2 मिथाइल 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन, 1 मिथाइल 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन और तीनों हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। इसमें आपको रेट ऑफ SN1 बताना है। तो बेटा ये तो बहुत नॉर्मल बात है। इस वाले में जो कार्ब कैटाइन बनेगा वो 3 डिग्री कार्ब कैटाइन बनेगा, इसमें 2 डिग्री, इसमें 1 डिग्री, इसमें 0 डिग्री। बोलो बेटा ये समझ गए? दूसरा क्वेश्चन देखो, PH 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 Cl, PH PH Cl H, PH CH H Cl एंड CH3Cl। इसमें बेटा जो कार्ब कैटाइन बनेगा वो 9 पाई बॉन्ड से डीलोकलाइज होगा, ये आगे आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें SN1 ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें सुंदर सिग्मा रेजोनेंस वाला कार्ब कैटाइन बन रहा है। बेटा समझ आ गए सारे केसेस आपको? बोलो बताओ भाई। अरे जो स्टेबिलिटी वाले अपन ने क्वेश्चन करे, उन सब क्वेश्चन में आप क्या करो, उन सब क्वेश्चन में पॉजिटिव की जगह Cl लगा दो और उन सारे क्वेश्चन में कंपेयर कर दो रेट ऑफ SN1। तो एक्चुअली में स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन हमने इसलिए नहीं करा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन पूछेगा, हमें SN1 पढ़ना था, इसलिए हमने करा। यस सर, समझा। हाँ, नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, RF RCl RBr RI, बताओ इनमें रेट ऑफ SN1 क्या होगा? देखो बेटा, अब इसमें R तो सेम है, कार्ब कैटाइन से नहीं देख सकते हो। अब देखो जरा ध्यान से, लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड एनाइन। जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो बेटा बताओ, F माइनस ये नेगेटिव चार्ज है, Cl माइनस ये है, Br माइनस ये है,
और I माइनस ये है। बताओ एक नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा सुरक्षित है? एक नेगेटिव चार्ज छोटे साइज में, एक नेगेटिव चार्ज बड़े साइज में है। याद रखना, अगर ग्रुप के एलिमेंट इन्वॉल्व हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। तो हमेशा याद रखना कौन सा वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका साइज बड़ा होगा। लेकिन कब? मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चाहो तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो लीविंग ग्रुप एबिलिटी इस पॉइंट से आपका आ जाएगा। लीविंग ग्रुप एबिलिटी is directly proportional to stability of anion जो फॉर्म हुआ है, ठीक है। और stability of anion that is directly proportional to size of atom। और size of atom तब जब ग्रुप के लोगों का आप डिस्कशन कर रहे हो, अदरवाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अगर आप कंपेयर किसको कर रहे हो? पीरियड के एटम। जैसे बेटा F माइनस सी माइनस N माइनस O माइनस, कौन ज्यादा सुंदर होगा? F माइनस। क्यों? क्योंकि आपके कंपेयरिंग एटम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, वो एक पीरियड के हैं। अगर एक पीरियड के कंपेयरिंग एटम है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ज्यादा सुंदर होगा, ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। बट अगर कंपेयरिंग एटम आपके ग्रुप के हैं F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, देन साइज वाला फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग, तो फिर I माइनस ज्यादा सुंदर होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बेटा ये बात समझ आ गई आपको? अगर कंपेयरिंग एटम साइज के, अगर कंपेयरिंग एटम ग्रुप के हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ओनली। बेटा ये समझ आ गया? सर वो वेटिंग रूम में है, उसको अंदर ले दो ना प्रणव। हाँ नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है ROH RF RNH2 RCH3। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। बेटा बताओ किसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी? CH3 की, NH2 की, OH की या F की? अब बताओ कंपेयरिंग एटम बिलोंग टू पीरियड, देन स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन। और अगर ये निकलने वाले एलिमेंट अगर किसके होते, ये अगर ग्रुप से बिलोंग करते तो साइज देखते। अगर आपसे 6 क्वेश्चन पूछा जाए ROH और RSH कौन लीविंग ग्रुप बेहतर है, तो ये लीविंग ग्रुप बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये S है, S पे नेगेटिव एंड O पे नेगेटिव। कंपेयरिंग एटम बिलोंग टू ग्रुप अगर कंपेयरिंग एटम बिलोंग टू ग्रुप है तो फिर साइज ज्यादा होने से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बट कंपेयरिंग एटम अगर बिलोंग करता है किसको? पीरियड को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होने से लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होती है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। देखो ROH2 प्लस जब ये लीव करेगा तो क्या बनेगा? R प्लस प्लस H2, और जब ये लीव करेगा तो क्या बनेगा? R प्लस प्लस NH3। क्लियर है बेटा? अब देखो जरा, ऐसा बताओ किसकी लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा है, या किसका बॉन्ड ब्रेक करने का टेंडेंसी ज्यादा है? जो ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप एबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस है। ऑक्सीजन पे प्लस ज्यादा खतरनाक है या नाइट्रोजन पे? कॉमन सेंस, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर प्लस ज्यादा खतरनाक है। अगर उस पर प्लस ज्यादा खतरनाक है तो फिर उसको, ये बॉन्ड को ब्रेक करके क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ही तो ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है। इसका मतलब लीविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? लीविंग ग्रुप एबिलिटी H2O की ज्यादा होगी, किससे? NH3 से। लीविंग ग्रुप एबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी? F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस की। लीविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? CH3 माइनस की, या NH2 माइनस की, या OH माइनस की, या F माइनस की? अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ेगा। ये तीन ही रूल है, इससे आपके लिविंग ग्रुप एबिलिटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, देखो
ये OR सिग्मा न्यूट्रल खराब हो गई। कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला? आप ये सोचो, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव चार्ज हर एक पॉइंट पर है, यहाँ पे 1/2 नेगेटिव चार्ज हर एक ऑक्सीजन पे है, यहाँ -1 है। कोई भी पॉजिटिव अटैक करने वाला आएगा तो अटैक हो। तो देखो जरा, जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो ऑक्सीजन पर ही है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे शेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे शेयर है। तो यहाँ 1/3, यहाँ 1/2 और यहाँ पे -1। तो ये इस तरीके का अगर नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखो तो बताओ कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज? ऑब्वियस ही बात है, इस पर क्यों ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा? क्योंकि पर एटम नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी कम है। नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बेटा ज्यादा होने से वो अनस्टेबल होता है। क्यों? अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव के अटैक होने की संभावना ज्यादा होगी। क्लियर है? ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ये बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जो गवर्न होता है उसका एक ही फंडा होता है कि पर एटम नेगेटिव चार्ज अगर कम है या पॉजिटिव चार्ज कम है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी लिविंग ग्रुप एबिलिटी की। अब देखो जरा, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बनाना है मेजर प्रोडक्ट। देखो अब किस तरीके से, ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। तो क्या गिवन है? CH3 CH CH3 CH2 Br, H2O दिया हुआ है, मेजर प्रोडक्ट है। बताओ सबसे पहले तो H2O बताओ PPS है क्या? बोलो। PPS है, वीक न्यूक्लियोफाइल। यस, न्यूट्रल है तो वीक ही होता है। तो कंडीशन नंबर 2 बेटा फुलफिल हो गई। उसके बाद कंडीशन नंबर 3, क्या ऐसा ग्रुप है जो लीव कर सके? यस, हेलोजन पे नेगेटिव आ जाएगा निकलने के बाद, मतलब लीव कर सकता है। अब बताओ क्या ऐसा सबस्ट्रेट है कि कार्ब कैटाइन वो पाप वाली कैटेगरी का तो नहीं है? ऐसा कार्ब कैटाइन तो नहीं है जो आप बना ना सको? तो बेटा इट इज अ 1 डिग्री कार्ब कैटाइन, इट इज अ 1 डिग्री कार्ब कैटाइन बट इट इज अ ब्रांच्ड, तो इट इज ब्रांच्ड 1 डिग्री। तो ब्रांच्ड 1 डिग्री में बताओ नो SN1 जोन तो नहीं था, इसमें SN1 होगा, लीविंग ग्रुप निकलने के लिए रेडी है, प्लस PPS भी है और वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर हमें किसका इंतजार करना है? फिर ये निकाल दो। और अगर ये निकल गया बेटा तो कार्पेटाइन बनेगा। अब बताओ ये कार्पेटाइन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सबसे सुंदर है या अभी और सुंदर हो सकता है? अभी ये और सुंदर हो सकता है क्या? ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। अब हाइड्रोजन और मिथाइल के कंपटीशन में कौन सी शिफ्ट होती थी? हाइड्रोजन शिफ्ट। और अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो ये कैसा दिखेगा? CH3 CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ प्लस, और उसके बाद पानी आराम से इसको क्या करेगा? अपना लोन पेयर दे देगा। और अगर इसको अपना लोन पेयर दे देगा, वाटर अगर अटैक करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बन जाएगा? CH3 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 और क्या हो जाएगा यहाँ? OH2 प्लस। और हमेशा याद रखना अगर कहीं OH2 प्लस टाइप है तो वो H प्लस रिलीज कर देता है, वापस सॉल्वेंट को दे देता है, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? CH3 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 और यहाँ क्या आ जाएगा? OH। अब देखो जरा, पब्लिक जो कराती है वो क्या कराते हैं कि इसी Br की जगह OH लगा देते हैं। केमिस्ट्री सबको समझ आती है ना, यही दिक्कत है। जैसे ही उसने ये क्वेश्चन देखा उसने बोला अच्छा H2O मतलब OH माइनस, यहाँ सर आप सर आप म्यूट पे हो। हाँ अभी ठीक है। ठीक है। यस सर ठीक है अभी।
हाँ तो समझ गए ये वाली बात समझ आ गई सबको? यस सर। परफेक्ट। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये वही है 4 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, यहाँ Cl और इसको C2H5OH में डाल दिया। 5 मेंबर्ड रिंग, फिर कार्बन, उस पर Cl, 2 मिथाइल, फिर पानी में डाल दिया। CH3HPH CH2Br, इसको पानी में डाल दिया। तीन क्वेश्चन ये है और 3 ये है। इसमें वही है 4 विथ 5 और यहाँ Cl, इसमें CH3 CH3 CH3C, फिर CCl PH PH और 7 मेंबर्ड रिंग में Cl। ये 6 क्वेश्चन है जो आपको अभी सॉल्व करना है। देखो बेटा 4 + 4 8, तो 8 का फ्रेम क्या था? ये रीअरेंज करके आज हमने क्लास में आज यही देखा था, इसी से शुरू करा था। ये फ्रेम बना था फाइनली, ये फ्रेम फाइनली बना था और इस पे अब C2H5OH का अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा? OC2H5H और H+ लिबरेट कर देगा। तो यही आंसर आया होगा सबका, बोलो। इसमें ये कार्पेटाइन बनेगा, क्लियर है? ये कार्पेटाइन फिर अब क्या होगा, ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा क्योंकि रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है। रिंग एक्सपेंशन अगर होता है तो फिर कुछ और नहीं होता है, रिंग एक्सपेंशन होगा। और अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो ध्यान से देखो यहाँ क्या होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बॉन्ड तोड़ो, ये वाला जोड़ो और यहाँ प्लस, यही होगा। उसके बाद इसको सीधा करो, 2 6 में यहाँ पे मिथाइल के बगल में प्लस, अभी भी ये 2 डिग्री है, अगर बगल वाला मिथाइल शिफ्ट कर जाता तो दिस विल बिकम 3 डिग्री। तो ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ प्लस, और अब ये 3 डिग्री है, 6 मेंबर्ड है, इससे सुंदर नहीं हो सकता है, तो इस पे OH अटैक कर देगा पानी का, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बेटा कोई तकलीफ हो तो पूछो। क्लासिकल रिंग एक्सपेंशन एंड मिथाइल शिफ्ट, इसमें देखो बेटा CH3 CH PH CH2+, क्लियर। अब हाइड्रोजन फिनाइल और मिथाइल क्या शिफ्ट होता था? H शिफ्ट, H शिफ्ट से ज्यादा स्टेबल कार्पेटाइन बनता है, तो CH3 CPH CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और अगर यहाँ प्लस आ गया उसके बाद फिर इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है H2, वो अटैक कर देगा, तो CH3 CPH CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा OH। क्लियर है बेटा ये बात? उसके बाद इसमें देखो 4 + 5 9, और 9 का जो बेस्ट फ्रेम था वो क्या था? 6 फ्यूज्ड विथ 5, 6 फ्यूज्ड विथ 5 और यहाँ कार्पेटाइन, तो इसमें क्या आ जाएगा OH। उसके बाद यहाँ जो कार्पेटाइन बनेगा वो ऑलरेडी बहुत सुंदर है, देखो यहाँ पे जो कार्पेटाइन बनेगा बेटा उसको रीअरेंज मत कर देना गलती से, उसमें ऑलरेडी 2 फिनाइल है, ऑलरेडी 6 पाई डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसी में लगा देना, तो यहाँ क्या आ जाएगा OH। तो वैसा जरूरी नहीं है कि SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो ही,
जरूरी नहीं है रीअरेंजमेंट हो। जैसे इस केस में कार्पेटाइन यहाँ था, 3 पाई बॉन्ड यहाँ, 3 पाई बॉन्ड यहाँ, बहुत स्टेबल है, रेजो स्टेबल है, स्टेबलाइज है, बगल में जाके क्या करेगा। इसमें देखो कार्पेटाइन ये बना, ये सिखाया था मैंने, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। और ऐसा कुछ बना था अगर आपको याद हो तो, ये बॉन्ड छोड़ के, ये बॉन्ड छोड़ के, ये वाला बॉन्ड तोड़ के, ये वाला ऐसे जोड़ के, और यहाँ प्लस बना के। समझ आया? बोलो बेटा लास्ट लेक्चर। अब यस सर, समझा। ये 1 डिग्री है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा क्योंकि 1 डिग्री थोड़ी ना फाइनली बनेगा। तो रिंग एक्सपेंशन होके फिर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ। ये अब सुंदर है, 6 मेंबर्ड है, 3 डिग्री है, यहाँ पे C2H5OH है, तो OC2H5 आपका लग जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आप आंसर देख लो सबके। इसमें बेटा वहीं लगा जहां पे Cl था, वहीं लगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। ये फ्रेम मैंने आज आपको डिटेल डिस्कशन करा था सुबह। और इस केस में दिस 5 मेंबर्ड अलोंग विद 2 मिथाइल, बहुत अच्छा प्यारा केस है ये सबसे अच्छा केस है जो मैंने लिए है, बिकॉज ये केस में डिस्कस कर चुका हूं, है ना। अदरवाइज ये बेस्ट है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे ये काफी आने के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। ये आप इंपॉर्टेंट टेक कर लो और ये इंपॉर्टेंट टेक कर लो। ठीक है, तो होपफुली आपको SN1 रिएक्शन समझ आ गया होगा। तो